ठीक ऐसे एक नालायक तालिब इल्म जो सिर्फ ये दावे करता रहे कि वो इम्तिहान में ना सिर्फ पास होगा बल्कि वो टॉप करेगा, दावे बड़े बड़े करेगा, लेकिन इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगा। भाई मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड कठपुतली अमरीकी, इसराइली और इंडियन एक कठपुतलियाँ मुसल्लत की गई हैं, साथ में जमहूरियत को भी खैरबाद कह दिया गया और मुल्क का जो प्राइमरी सरप्लस में लेके गए थे, आज वो कहते जी जहर खाने के भी पैसे नहीं है। खुदा की कसम मैं अपनी जेब से जहर लेके देती हूँ, आप खाने वाले पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात होगी इमरान खान की मुसलसल जिद्दोजहद पर, हुकूमत अना और जिद पर अब तक क्यों कायम है। परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा दिया, जरदारी साहब ने एमकेएम को किस बात से मना किया, अवाम फाकों का शिकार लेकिन हुकूमत को जाती तशहीर का चढ़ा बुखार। नाज़रीन, इमरान खान इंतखाबात वक्त से पहले चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह हुकूमत ज़्यादा देर तक रहने की वजह से इस मुल्क का दिवालिया निकाल सकती है। और अब तो पूरी कौम के सामने बात आ चुकी है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस का खात्मा करने और आइंदा इलेक्शन के लिए अपनी राह को हमवार करने आई थी। और ये बात ऐसे नहीं की जा रही, इस बात का मुंह बोलता सबूत ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो जब माजी में ऑपोजिशन में थी, याद करें, ये लोग बड़े बड़े दावे किया करते थे कि इनके पास हर मुश्किल का हल है, मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालने के तमाम तरीके इनके पास मौजूद हैं। लेकिन जब इन्हें इक़्तिदार मिला तो इन्होंने मुल्क की संभलती हुई मईशत पर एक बार फिर से गहरी ज़रबें लगाना शुरू कर दी। अब नाज़रीन, जैसा कि एक होनहार तालिब इल्म इम्तिहानात से पहले मुकम्मल तौर पर तैयारी करके इम्तिहान के मैदान में उतरता है, वो मजमून के मुताबिक अपनी तैयारी करता है क्योंकि वो इस बात से आगाह होता है कि अगर वो इम्तिहान में अच्छे तरीके से तैयारी करके नहीं उतरेगा तो नाकामी उसका मुकद्दर बन जाएगी। ठीक ऐसे एक नालायक तालिब इल्म जो सिर्फ ये दावे करता रहे कि वो इम्तिहान में ना सिर्फ पास होगा बल्कि वो टॉप करेगा, दावे बड़े बड़े करेगा, लेकिन इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो उसका अंजाम नाकामी ही ठहरेगी। और ऐसा नालायक तालिब इल्म नाकाम होने के बाद इसका मलबा अपनी ख़राब किस्मत या मतलूबा वसाइल की अदम दस्तयाबी पर डाल देगा। ऐसे ही नालायक तालिब इल्म की मिसाल मौजूदा हुकूमत पर पूरी उतरती है। शायद इसहाक डार जो खुद को पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का बेहतरीन माहिर माशियात कहते हैं, वो तो अदम एतमाद की तहरीक से पहले हर टीवी शो में, आपको याद होगा, आते थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि जी वो लंदन में बैठकर बजट की तैयारी कर रहे हैं। और उनसे एक सवाल है कि जी अब कहाँ गई आपकी वो जो तैयारी जो आप लंदन में बैठकर कर रहे थे, कहाँ गई मईशत को संभालने की हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी, बड़े बड़े आपके दावे, आपकी तैयारियाँ। इससे साफ जाहिर है कि इमरान खान की कही हुई एक एक बात सच्ची है कि ये लोग सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इक़्तिदार में आए। इसलिए इमरान खान इन माफियाज के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं और वो अपनी डेडलाइन पूरी होने के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खबरों के मुताबिक इमरान खान को मशवरा भी दिया गया कि अगर मौजूदा हुकूमत असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो फिर ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ 1.5 साल तक असम्बली से बाहर नहीं बैठ सकती। लेकिन इमरान खान ने साफ साफ अल्फाज में ये वाजे कर दिया कि असम्बली में बैठने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की तारीख फौरी ना देने का मशवरा दे दिया और यह भी कहा है कि अगर ज़रूरी भी हो तो तहरीक इंसाफ 1 महीने के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख दे। और चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों पर नजरसानी का मशवरा भी दिया और कहा है कि जी इस्तीफ़ा वापस ले लें तो बेहतर होगा। ये मशवरा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान दिया। परवेज़ इलाही ने कहा कि पार्लियामेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का जमहूरी फोरम है। तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। तहरीक इंसाफ को पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर ओपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपके मशवरे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह कर दूंगा, लेकिन साफ लग रहा है कि इमरान खान नए इलेक्शन से पहले असम्बली में नहीं जाएंगे। अब नजर लगता है कि नए और जल्द इलेक्शन का मुतालिबा सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही नहीं बल्कि हुकूमत के अंदर से भी जल्द इंतखाबात की आवाज़ें गूंज रही हैं। अभी हाल ही में जरदारी की एमकेएम से मुलाकात, जिसकी अंदरूनी कहानी वाकिफ़ाने हाल क्या बताते हैं, सुन लीजिएगा कि जरदारी साहब ने एमकेएम से कहा कि वो इंतखाबात के बयानात ना दें, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। अब लग ऐसा रहा है कि जैसे एमकेएम पाकिस्तान अपनी जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनसे खुश नहीं है, इसलिए शेख रशीद के बकौल एक वोट की अक्सरियत कायम रखने के लिए आसिफ अली जरदारी दर बदर धक्के खा रहा है। सारी दुनिया को पता है कि बूट पॉलिश करने वालों की अवाम में क्या हैसियत है। एक ने अपना बेटा वजीर खारजा लगाया और दूसरे ने चीफ मिनिस्टर बनवाया हुआ है।
अच्छा, साजिश से आई हुई हुकूमत लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मुल्क में 12 घंटे की लोड शेडिंग है, महंगाई, बेरोज़गारी सियासी तौर पर इनको ले डूबेगी। साबित हो गया कि ये इंटरनेशनल भिखारी हैं और वक्त आने पर अपने कपड़े बेचने का दावा कर रहे हैं जिन कपड़ों का नहीं मिल रहा। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज़ का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो रोज़ एक ही बात, एक ही इल्ज़ाम, एक ही शख्स का नाम लेती रहती हैं। आज भी वो अपनी आदत से मजबूर होकर कह लें कि बिला वजह का स्ट्रेस निकाल रही हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने मरियम साहिबा को। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने चचा का गुस्सा शायद इमरान खान पे निकालती हैं। अब जाहिर है कि मरियम साहिबा को ये किसी सूरत भी कबूल नहीं है कि उनके चचा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठें और सोने पे सुहागा तो ये होगा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब बाप बेटा दोनों मुल्क के बड़े ओहदों पर बराजमान है। ऐसे में मरियम की तकलीफ़ का मेरे ख्याल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मरियम नवाज़ ये सोच रही हैं कि उनके चचा ने उन्हें किस जगह पर ले जाकर फंसा दिया जहाँ उन्हें भागने तक का रास्ता नहीं मिल सकता। अब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं तो अवाम की तनकीद का भी उतना ही ज़ोरों शोर से इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और मरियम नवाज़ की मालूमात में इजाफे के लिए मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि आप माशी बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराती हैं, जबकि हकीकत यही है कि जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला तो उस वक्त आपकी हुकूमत की नाअहलियों और करप्शन की अलमनाक जो दास्तानें हैं, इसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब चुका था। पाकिस्तान पर FATF में ब्लैक लिस्ट होने की तलवार अलग से लटक रही थी, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आपकी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मुल्क इन हालों में पहुंचा। बारूदी सुरंग इमरान खान ने नहीं बल्कि आपने इमरान खान के लिए बिछाई थी, जिसमें से इमरान खान आसानी से निकल गए, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग खुद अपनी बिछाई हुई सुरंग पर पाँव रख बैठे। तो अब फिर गिला किस बात का, शिकवा किस बात का? और रही बात IMF के आगे झुकने की, तो ये आप लोगों की ही देन है कि हम अब तक IMF के चुंगल से निकलने में नाकाम हैं। अच्छा मरियम साहब, आप इल्ज़ाम इमरान खान पर डालकर मेरे ख्याल से हकीकत को बदल नहीं सकती हैं। आप लोगों की जिद्दबाजी कह लें, अना की वजह से मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अब आप लोग नए इलेक्शन करवाएं। अगर आपको लगता है कि अगले इंतखाबात में जीत आपका मुकद्दर बनेगी तो करवाएं नए इंतखाबात। दूध का दूध पानी का पानी होने का इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप लोगों को शायद ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर अभी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इंतखाबात को जितना ज़्यादा डिले करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये बात भी याद रखें कि अब की बार आवाम भूलने वाली नहीं है, वो सब कुछ याद रखेगी, क्योंकि इमरान खान ने अपनी आवाम को अब असल मायनों में शऊर दिया है और आवाम जान चुके हैं कि कौन हक पे खड़ा है, कौन झूठ का साथ दे रहा है, और हुकूमत आवाम की आंखों में झोंक रही है। अच्छा, हमाद अजहर इसी की निशानदेही कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने हमाद अजहर को। तहरीक इंसाफ शायद ये समझती है कि ऐसी हुकूमत जिसके सिर्फ अपने मुफादात हों वो कौम और मुल्क भी नहीं सोच सकती, और यही वजह है कि हुकूमत के लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के काम कर रहे हैं और दूसरी जानिब आवाम महंगाई से बेहाल होती चली जा रही है। इसलिए तहरीक इंसाफ का ऐसा मानना है कि मौजूदा हुकूमत का जाना ही इस मुल्क और आवाम के लिए बेहतर होगा। अच्छा, हमाद अजहर ने राना सनाउल्लाह को भी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उनका किरदार तहरीक इंसाफ के लॉन्ग इंतहाई मनफी और जालिमाना रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह तो अपने जुल्म पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा आंखें दिखा रहे हैं। ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। सुना आपने, राना साहब के पास हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है, वो अपनी किसी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, और ये वजह है कि वो बार बार वही गलतियां करते हैं। राना साहब ने लॉन्ग मार्च से पहले ही पुलिस के ज़रिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अहले खाना को हिरासा किया। इस पर राना साहब कुछ नहीं बोले और सारा कसूर तहरीक इंसाफ का निकाल रहे हैं और मुमकिनात पर बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद जाकर इंतशार पैदा कर सकती थी, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन राना साहब ने शायद अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करनी हुकूक को पामाल ज़रूर किया, जिसपे फवाद चौधरी कुछ फरमा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा चौधरी साहब। सुना आपने फवाद चौधरी को, वो राना सनाउल्लाह पर कड़ी तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि जी हमारे मार्च के दौरान पुलिस की जो स्ट्रेटिक शेलिंग है उससे हमाद अजहर ज़ख्मी हो गए। हुकूमत ने वो जुल्म किए जो कभी किसी आमरीत में भी नहीं हुए। अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखें बंद करके सुने तो लगता है कि बानी MKM बोल रहे हैं। राना सनाउल्लाह और बानी MKM में कोई फ़र्क नहीं लगता है। अच्छा, फवाद ने यह भी इंदिया दिया कि उनका असम्बली में जाने का अब कोई इरादा नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए। अच्छा, फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हुकूमत तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है। एक वज़ीर कहता है कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं, जबकि हुकूमत के सारे वज़ीर बाहर बैठे हैं। वज़ीर आज़म 40 रोज़ के दौरान अपने छठे गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। ये अवाम का पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। अवाम का पैसा बेदर्दी से उड़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ फवाद चौधरी की बात से 100% इत्तेफाक करूँगी, 100%। ये हुक्मरान जो अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं,
वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अपने शौक सरकारी खजाने से भरपूर अंदाज में पूरे किए जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ मुसलसल गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों का क्या कोई फ़ायदा अब तक सामने आया है? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इनके मुसलसल गैर मुल्की दौरों से कौमी खजाने को नुकसान पे नुकसान ज़रूर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा रहा है, ये पहले भी गैर ज़रूरी इश्तिहारात पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी है और अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहारात से नवाजते हैं, और अब भी यही काम कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, शहबाज शरीफ साहब डिंडोरा पीटते हुए तुर्की के दौरे पर चले गए। अच्छा चले गए, अपने मनपसंद अखबारात में दौरा है तुर्की के, लंबे लंबे इश्तिहारात क्यों छपवाए गए? क्या ज़रूरत थी? अब समझ में आया कि मरियम के जो ऑडियो कॉल्स के जरिए मीडिया मैनेजमेंट का मकसद क्या है और किस तरह ये लोग अपने मन पसंद अखबारात में इश्तिहारात की बंदर बांट करते हैं। ये तुर्की का दौरा हो रहा है और इसमें इतने बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं जैसे वो, मैं क्या कहूँ, जैसे कोई फिल्म की पब्लिसिटी की जा रही है। फिल्म की पब्लिसिटी किस तरह इश्तिहारात दिए जाते हैं, यानी अवाम के पैसे को बिला वजह ज़ाया किया जा रहा है। वैसे जहर खाने के पैसे नहीं, इश्तिहारात के लिए पैसे हैं। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन इन कामों के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपके दौरा तुर्की की खबर चैनल्स में चल गई, फिर इस पर टिकर्स भी चल गए, लेकिन इसके बावजूद ये जो इश्तिहारात पर अवाम का पैसा ज़ाया किया, ये मंतक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फवाद चौधरी के बकौल, क्या वाकई आप इसको अपना ज़ाती पैसा समझते हैं? इस इश्तिहार का फ़ायदा क्या हुआ? क्या शहबाज शरीफ को तुर्की में 21 तोपों की सलामी मिल गई? और इश्तिहार का लॉजिक उस सूरत में समझ आता अगर शहबाज शरीफ तुर्की से कोई कर्ज ले आते, वो फ्री की कोई गंदुम चावल लेकर आते या फ्री की बिजली लेकर आते, तो फिर इन इश्तिहारात की तुक समझ में आती। लेकिन ये एक दौरा है जिस पर सरकारी खर्च हुआ और कौम पर इस दौरे का भी बोझ पड़ा। इसके अलावा इन गैर ज़रूरी इश्तिहारात की मद में आवाम के बेबना पैसे को आग लगाई गई, इसका नुकसान किया गया। अब ये दुनिया के किस मुल्क में होता है कि ख़ास तौर पे जहाँ पे मतलब मईशत, आप बताते हैं कि मईशत हमारी इतनी कमज़ोर है, किस मतलब कौन सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे मईशत के मारे खासे मुल्क हो, वहाँ पे ऐसा हो रहा हो कि आप किसी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और आप इश्तिहारात छपवा रहे हैं कि जी मैं तुर्की दौरे पे जा रहा हूँ। मतलब कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने, इश्तिहारात छपवाने की नौबत आ गई कि आपके अपने वोटर्स भी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मुल्क को इस वक्त पाई की ज़रूरत है। लेकिन मियाँ साहब, आप अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आ रहे हैं कि आपके वोटर्स भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते? हाँ, अगर आपकी कोई अचीवमेंट होती फिर इश्तिहारात देने की कोई लॉजिक भी समझ आती कि भाई ये चीज़ अचीव की है तो इश्तिहार बनता है। दुनिया के कई ममालिक के सदूर वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो क्या वो सरकारी ख़जाने से पैसे निकाल कर अपने दौरे की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं? ये क्या बात हुई? अखबारात को इश्तिहारात देने का सीधा मतलब ये है कि कौमी खजाने से फंड जारी किए गए। क्या शहबाज शरीफ साहब, आपने ऐसा करके अपने पसंदीदा अखबारात को नवाजने का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है? भाई इश्तिहार तो कोई काम का दो ना जो समझ में भी आए। अगर आप अपने दौरा तुर्की का ऐड अखबार में नहीं भी देते तो तब भी मेरे ख्याल से कौम को यकीन था, यकीन जानिए कि आप ही थे जो तुर्की के दौरे पे जा रहे थे, आप ही जा रहे थे। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं था कि पता नहीं आप ही जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन शायद आपको इस दौरे की शायद खुशी शायद इतनी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट इतनी थी कि बात ऐड देने की नो बची। मतलब अब आप एक तरफ बिजली के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल सीधा 30 रुपये इकट्ठा बढ़ा दिया गया और मज़ीद कीमतें बढ़ाने के लिए भी पर तोल रहे हैं। भी ज़रा सुन लें। और ख़बरें चल रही हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत बढ़ाई जा रही है और जब आपसे कीमतें बढ़ाने पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि जी ख़जाना खाली है, IMF की शराइत मानना ज़रूरी है। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या दौरा तुर्की के जो ऐड देने का मामला है, ये दौरा तुर्की के ऐड देने का भी आपको शायद IMF ने कहा होगा मेरे ख्याल से? आपको सिर्फ अपना चलन बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा रहम करें। आप लोगों को अगर लगता है ना कि वाकई ख़जाना खाली है तो फिर रहम करें उस ख़जाने पर, अवाम पर रहम करें, अवाम के पैसे पर रहम करें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। PTI असम्बली में वापसी पर तैयार नहीं है। कारकुन इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब हैं पहले से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के मंसूबे बना रहे हैं। महाजराई की सियासत के क्या असरात होंगे, जिम्मेदारों को अंदाज़ा है भी या नहीं? ये कबल शोज़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। कबल, सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात करना चाहूँगी, वज़ीर दाखिला की। उन्होंने ऐलान एक किया है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत एक कमेटी तश्कील देने लगी है जो इमरान खान के लॉन्ग
लॉन्ग मार्च के दौरान मुबैना तौर पे मुजरिमाना सरगर्मियों का जायजा लेगी और इनकी रोशनी में मुकदमात दर्ज कराएगी। तो फिर आप लोग तैयार हैं नए मुकदमात के लिए, क्योंकि ये लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं मुकदमात दर्ज करने के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है ताकत का इस्तेमाल करना बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फिजा। ये वजीर दाखिला नहीं है, वजीर कातला है, और कत्ल के इनके बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। 22 कत्लों के माशाल्लाह, ये 22 कत्ल, आम 1-2 नहीं 22 कत्ल करके, और 14 कत्ल तो दिन दिहाड़े इन्होंने करवाए स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके। प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां मरवाई। तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने किसी की नहीं देखी होंगी। यही जो खून लीग है इन्होंने, और इनकी जो फितना, जो मैडम मरियम है, फितना गिरी करने की एक्सपर्ट है, उनकी आप ट्वीट्स उठा के देख लें। वो तो ओपन धमकियां दे रही हैं कि इन फितनों को कत्ल कर दो, इनके सिर कुचल दो। और हमने राना सनाउल्लाह को इस दफा इंटीरियर मिनिस्टर लगाया है। वो हिना परवेज भट्ट की आप सुन लें, इस दफा इनको छोड़ना नहीं है, इनको ऑक्सीजन ना दें, इनको रगड़ के रख दें। भाई मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड कठपुतली अमरीकी, इसराइली और इंडियन एक कठपुतलियां मुसल्लत की गई हैं, साथ में जमहूरियत को भी खैर बात कह दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है और कोई और हुकूमत भी नहीं है। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है अवाम पे, इस तरह का जुल्म फलस्तीन पे होता है। उन्हीं के लोगों के साथ ये आपस में मिल गए हैं। मोदी की आइडियोलॉजी, इसराइल की आइडियोलॉजी, इसराइल का तो सदर भी अब बता रहा है आपको कि पाकिस्तान से बाकायदा डेलीगेशन जो है वो उनको मिलने गया है, और वही डेलीगेशन के लोग मरियम से भी मिलते रहे हैं। तो अब आपने देख लिया कि एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को मुसल्लत किया गया है, और एजेंडा यही है, पहले मुआशी तौर पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना, और अब इनका जो सेकंड एजेंडा है खून खराबा, खाना जंगी और अनारकी फैलाना, ताकि पाकिस्तान का जो ग्राफ ऊपर जा रहा था, जो स्टेबल हुकूमत चल रही थी, अवाम में खुशहाली आ रही थी, इंडिपेंडेंस आ रही थी, उन्हें बताया जाए कि आप आजाद नहीं है, गुलामों को बेगर्स कांट बी चूजर्स का जो आइडियोलॉजी है वो पहुंचानी है अवाम तक। उसके लिए ये PTI। अच्छा कवर की बताएं, ठीक है, आपने खुशहाली की बात की। अच्छा ये हुकूमत जब आई, इन्होंने कहा खजाना खाली है, सारा मलबा आप लोगों पे फेंक दिया। IMF के हवाले से भी जो बात है आप लोगों पे फेंक दी जाती है। एक तरफ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, फिर मतलब इतने ज़्यादा दौरे, इतने से दिनों में 6 दौरे गैर मुल्की, और उसके बाद फिर अखबार में बाकायदा इश्तिहार दिया गया तुर्की के दौरे का। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद यकीन नहीं था कि वो तुर्की जा रहे हैं? ये उन्हीं को बुलाया गया था? ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि चैनल्स में भी खबर चली, टिकट्स भी चले, फिर अखबार में इश्तिहार बाकायदा दिया गया। मतलब क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया कि मतलब आप इश्तिहार दे रहे हैं बाकायदा? इनका जो जहाज था ना पुराने पाकिस्तान में भी 1990 में जाके लैंड कर गया, लेकिन पाकिस्तानी 2022 में, और माशाल्लाह बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई इलेक्टेड अवाम का मैंडेट लेके आने वाली हुकूमत नहीं है। ये साजिश के जरिए आधी रात को शब खून मार के आने वाली हुकूमत है। इनका मैं ये भी याद करा दूं कि इन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बहाना बनाया था, वो ये बनाया था कि PTI जो है वो बड़ी महंगाई कर रही है और हम तो महंगाई खत्म करने आए हैं। यही मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी कहा करते थे 75 रुपए का लीटर पेट्रोल होना चाहिए। आलमी महंगाई और कोरोना को इन्होंने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो इस वक्त ये इस तरह के हरबे और बेहुदगी और झूठ नहीं बोल सकते। अगर खजाना खाली था तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपने को इलेक्शन जीत के आए हैं, आप तो साजिश का हिस्सा बन के आए हैं। मसला सारा इनके केसेस का था। जिस दिन इनके ऊपर कन्विक्शन होनी थी या फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बन गया। ऐसा जमहूरी मिरेकल तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अभी 25 जून को ये जो वजीर कातिल है, इसकी भी फर्द जुर्म आयद होनी है। तो आप देखना उससे पहले ये क्या क्या कारनामे करेगा। तो IMF के सामने जाके मिफ्ता इस्माइल कोनिया जोड़ के सिर रख के हर बात मान के आया। ये IMF की हम हुकूमत है। अब आप देख लें कि हमारे दौरे हुकूमत में 200 रुपए कभी जो है वो डॉलर ने टच नहीं किया, इन्होंने 202 रुपए टच कराया है। अभी 30 रुपए बढ़ाए ना तेल के, 30 और बढ़ाने हैं इन्होंने। 250 से नीचे ये तेल नहीं रखेंगे। ये भी आज मेरी बात लिख के रखते, क्योंकि इस सारी साजिश और मुदाखलत में सिर्फ 22 करोड़ अवाम को साइड पे रखा गया है। तो सारे जुल्म मजालिम उन पे तोड़े जाएंगे। अवाम को इतना पीसा जाएगा कि वो गुलामों की तरह सारा दिन सिर्फ रोटी के पीछे भागते रहे और इनको कोई सवाल ना करे। और ये जो शाहाना दौरे हैं, ये वो याद। अच्छा कवल, ये जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, शाहाना दौरे हमने करने ही करने हैं और आपने इस पे तालियां बजानी है। सवाल करने की किसी को इजाजत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं,
इस वक्त बदतरीन डिक्टेटरशिप है और रियासत की मशीनरी को आवाम के ऊपर जुल्म तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एक ऑडियो लीक हुई है कि एक सेक्रेटरी खारजा जो है वो कह रहा है आपको तो पुलिस वाले को कि आपको तो लाहौर में शुरू में ही 3-4 लाशें गिरा देते तो बंदे ही ना बाहर निकलते। तो भाई आपने अगर इतना जबरदस्त प्लान बनाया हुआ है आवाम को मारने का, कत्ल व गारत करने का, पॉलिटिकल अगर हम आपसे डिफरेंस रखते हैं और हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप एक ही दफा आवाम पे एटम बम मार के सारी खत्म कर दें, जान छुटेगी हमारी भी और आपकी भी। ये कोई तरीकेकार है? ये मुल्क है? अच्छा, इसको कवल ये लॉन्ग मार्च की मैं बात करना चाहूंगी। तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है और दूसरी तरफ से खबर ये कि जी आपके जो इत्तेहादी परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की फौरी तारीख ना देने का मशवरा दी है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अब तक कोई फैसला कर लिया है? क्या फैसला होगा आप लोगों का इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है हम बिल्कुल जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को शरीफिस्तान नहीं बनने देगी। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो इंतजार कर रही थी, अब तो हमारी कोर्ट्स इतनी एक्टिव हो गई, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के वो हफ्ते वाले दिन भी और इतवार वाले दिन नोटिस तो ले लेते हैं, सो मोटो एक्शन भी कर लेते हैं। जिस दिन हमारे पे इतना वायलेंस हुआ, जिस दिन पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाया गया, हर जगह कंटेनर लगाए गए, शेलिंग की गई और राना सनाउल्लाह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको माना है कि हाँ मैंने एक्सट्रीम शेलिंग कराई है, तो उस वक्त तो क्लियर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए इस शख्स पे और इसकी पूरी ये जो करती धरती ऊपर बैठी हुई है मरियम फितनी। दूसरी बात ये है कि सो मोटो एक्शन होना चाहिए था बच्चों पे, बूढ़ों के ऊपर। अगर आपने एक्सपायर्ड शेल्स फायर किए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फायर किए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे आंखों की बिनाई जा सकती है, इससे लोगों की जान जा सकती है, तो इसने तो एकदम कत्ल किया, इस पे तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं अपने इदारों से कहती हूँ कि खुदारा प्लीज आप लोग तमाशाई ना बने, हम आप ही की आवाम है, हमारे टैक्स पेयर के पैसा, हमारे पैसों पे ये इदारे चलते हैं, ये अवाम के लिए इदारे हैं, ये शरीफों को साफ करने के लिए। अच्छा, आप इदारों से जैसे कह रही ना कवल, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी मतलब उन्होंने भी मुखातिब करके बोला कि मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ, वो कह रही थी कि जी इमरान खान की इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। क्या पैगाम देना चाह रही है मरियम? देखिए, मरियम ने कभी अदलिया से गुजारिश नहीं की, वो हुक्म देने की आदी है। जस्टिस कयूम की जो ऑडियो लीक निकली हुई है वो आप सुन लें, बाकी जो वीडियोस की वो एक पूरी लाइब्रेरी है, उसके पास तो ऐसी ऐसी दुनिया की वीडियोस हैं कि अल्लाह माफ करे कि वो तो एक अपनी निराली लाइब्रेरी रखती हैं और हर एक को ब्लैकमेलिंग करती रही हैं। जस्टिस अरशद हो या कोई भी हो तो हर एक के बारे में कहती है मेरे पास तो बड़ों बड़ों की वीडियोस हैं, मैंने देखी हुई भी है, मैं वक्त पे लीक भी करूंगी, और वो माशाल्लाह उनका बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। तो इनकी पार्टी की ये प्रेसिडेंट है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक भी किए। वो अता ताड़ड़ जिसका नवासा या पोता है वो मोहतरम जाके जजेस को ब्रीफ केस वही पहुंचाते रहे हैं, जजेस को प्लाट ऑफर करना, उनको अपनी पार्टी में जगह देना, ये इनकी कार्रवाई है। तो आज कह रही है कि जी हम अदलिया खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। हमने हमेशा अदालत का एहतराम किया, हम चाहते हैं कि अदालत जो है वो इंसाफ और अपने आइन के और कानून के मुताबिक चले। आइन की धज्जियां तो ये उड़ा रहे हैं इस वक्त। आप बताएं पंजाब में जो अच्छा कवल की मरियम की वो जो मीडिया मैनेजमेंट की जो ऑडियो लीक हुई, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी, जिसमें बकायदा ये कह रही हैं कि फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मतलब एक सवाल ज़हन में आता है कि मरियम कौन होती है मीडिया को मैनेज करने वाली और क्यों करना चाहती हैं? फिर अगर मीडिया मैनेजमेंट का इतना शौक है तो कोई मीडिया में कोई इस तरह की फिर नौकरी ढूंढ लें जहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर लें। तालिब इल्म जो है वो भी इनके बहुत ज्यादा इनसे मुस्तफीद हो जाएंगे जो इनकी सोच के मुताबिक। सिर्फ इतना बता दूं, क्योंकि मरियम औरंगजेब इनकी जो पेड गुलाम है वो ज्यादा झूठ फ्रीक्वेंसी से बोल रही थी 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। वैसे मरियम औरंगजेब भी हैरान होगी कवल, मैंने कल प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था कि मरियम औरंगजेब भी दिल में हैरान होती होंगी। वैसे किसी की मजाल नहीं कि नून लीग में अपनी राय का इजहार कर दे, उन्होंने नून लीग में रहना है ना, वो हैरान होती होंगी कि मैं वजीर हूँ या मरियम नवाज वजीर है। देखिए, असल में आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ये मरियम बीबी ही है, मरियम फितना है। वो ट्विटर पे मुफ्ता इस्माइल को मैसेज करी है कि इस चीज का नोटिस लो, वो कह रहा है यस मैडम। तो इस वक्त आप ये देखें, क्योंकि सारी वीडियोस जो है ना वो मरियम साहिबा के पास थी। काश IMF वालों की भी कोई वीडियो इनको मिल जाती, मुल्क का ही भला हो जाता। लेकिन बहरहाल पता नहीं किस किस की वीडियोस इनके पास हैं जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग कर करके ये आज मुल्क पे मुसल्लत हो गई है। सो इस वक्त वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है और जितना ये शर और ये जो फसाद मच रहा है, ये फितना गिरी हो रही है, ये इसी औरत के कहने पे हो रही है।
क्योंकि और ये इंश्योर कर रही है, डबल गेम खेल रही है। एक तो मुल्क का सत्यानाश कर रही है, दूसरा और अपनी जो इंतकाम की आग है उसको बुझा रही है, साथ में ये अपने चाचे शहबाज शरीफ का और अपने जो कजन है हमजा शहबाज की सियासत पे भी आखिरी कील ठुकवा रही है। क्योंकि जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, इसके बाद तो लोग इनको वोट तो नहीं डालेंगे, कुछ और जरूर मारेंगे जाके। तो उसने एक तीर से दो शिकार किया है, क्योंकि एक बहुत ही फितना किस्म की खातून है और इंतशार चाहती है, तो वो कोशिश करी है कि इन दो को सामने लाके सारे लितर इन्हें पढ़वाएंगी और मजे बाद में खुद एंजॉय करेंगी। तो ये एक तीर से दो शिकार, इस वक्त वो पावर भी एंजॉय करी है और दो कठपुतलियां जो उसने अपने खानदान की थी, जो उसके रास्ते के कांटे थे, उनको बड़े तरीके से वो सामने ले आई और उनका बेड़ा गर्क अच्छी तरह करवाई। तो ये आप ज़हन में रखें कि ना वो इस वक्त पार्टी की लीडर है मेन, ना वो कोई MNA MP है और ना वो अपनी पार्टी की तर्जुमान है, लेकिन हुकूमत के सारे मामलात आप देख लें उस खातून के पास से चलते हैं और वही जवाब देने आती है। और झूठों की IG है, जब मतलब उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए अगर झूठ का होना, तो माशाल्लाह उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फितनागिरी और खवातीन पे तशद्दुद कराने के, औरतों पे, बुजुर्गों पे, बच्चों के। ये तो जैसे वो कलेजा चबाने वाली खवातीन नहीं हुआ करती थी, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है माजरत के साथ, जो इन्होंने 25 मई की रात को हमारे साथ जुल्म तोड़े हैं और स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके अवाम का जो तजलील की है। इसको मैं याद करा दूं कि 5 दफा खुद PDM को लीड करती हुई आई थी इस्लामाबाद, और हर दूसरे दिन तुमने इदारों को गालियां दी, फौज को गालियां दी, अदलिया को गालियां दी, हर एक को ब्लैकमेल किया है, लेकिन फिर भी आपको किसी ने रोका नहीं। आप पे गैस शेल नहीं बरसाए गए, आप पे जो है वो बुलेट्स नहीं बरसाई गई, आपको डंडे सोटे नहीं मारे गए, आपको घसीटा नहीं गया सड़कों पे, लेकिन आपने ये सब काम हमारे पे किए। और राना सनाउल्लाह इस चीज का एक्सपर्ट है। कबल ये देखिए ये यही बातें करते हैं और उसको ठीक है, ठीक है। अच्छा कबल, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो PTI के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब किया है, तो तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को तस्दीक के अमल का हिस्सा ना बनने का कहा है। इसकी वजूहात क्या, और अगर इस्तीफे मंजूर नहीं करता स्पीकर तो फिर क्या होगा? देखिए जी, हम 11 तारीख को जाकर हमने अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी को सबके सामने दिन दिहाड़े पकड़ाए थे और हम असेंबली से बाहर आ गए थे। ठीक है जी। और उसके बाद ये 2 नंबर जो असेंबली बनी और फिर ये जो एक इलीगल किस्म की हुकूमत जो इम्पोर्टेड मुसल्लत की गई, जिसको हम नहीं मानते, उसके स्पीकर को ये जरूर मानते हैं, हम नहीं मानते। हम अपना काम कर चुके हैं, हम वो असेंबली छोड़ आए और दोबारा वापस जाना नहीं चाहते। हमारे जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था डिप्टी स्पीकर ने। इन्होंने अपनी जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने साथ मिलाया हुआ है, अगर इनमें हिम्मत है ना तो वो नोटिफिकेशन पहले इशू हो गया, उसके ऊपर दूसरी रूलिंग नहीं आ सकती। ये जरा इलेक्शन कमीशन को कह के ना तो बाय इलेक्शन कर दें 131 हलकों पे। ये तो अपनी शक्ल बचाने के लिए, जिस तरह हमजा को 2 नंबर तरीके से स्टेट की रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके वजीर आला बनाया हुआ है, हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं, उसकी क्लियर वायलेशन हो रही है। उसी तरह इस इलीगल असेंबली को चलाने के लिए इन्होंने हमारे इस्तीफों को एक बहाना बनाया हुआ। हम दे चुके हैं, हमारे नामों के साथ साबिक MNA लग चुका है, क्योंकि हमारा स्पीकर हमने सबके सामने खड़े होकर गवाही दी थी कि हम छोड़ के खुद जा रहे हैं। सब ने अपने हाथ से इस्तीफे लिख के और पूरे उसको जमा कराए थे और उन्होंने वो माने भी थे और नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब ये बाद में इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके ड्रामा किया जा रहा है और एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि वापस आ जाओ। हम इस 2 नंबर इसराइल और इंडियन और अमेरिकी फंडेड जो हुकूमत और असेंबली चलाई जा रही है उसमें हम बिल्कुल नहीं आए। ठीक है। अच्छा कबल, हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जल्द इंतखाबात के हक में हैं, जैसा कि आप लोगों का एक ही मुतालिबा है कि इलेक्शन फौरन करवाए जाएं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो नहीं चाहती है कि इंतखाबात तो जल्दी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने MKM से भी क्या कहा है कि जी MKM इंतखाबात के बयानात ना दे, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। तो क्या शहबाज शरीफ तैयार हैं, मगर जरदारी और मौलाना साहब नए इंतखाबात की राह में रुकावट डाल रहे हैं? उसके सीधी सीधी समझ ये भी आती है कि फ्रंट पर तो शहबाज शरीफ साहब है ना, महंगाई होती है, पेट्रोल 30 रुपये महंगा होता है, उसके बाद मजीद महंगा होता है, जो भी मसाइल होते हैं, तो नून लीग की गंदी होगी, अगला वोट बैंक नून लीग का मुतासिर होगा, इससे जरदारी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरदारी साहब भी बड़ा स्मार्ट मूव या स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और माहिर भी समझे जाते हैं स्मार्ट मूव के।
देखिए, वो स्मार्ट मूव अगर करने वाले होते तो उनकी पार्टी सिर्फ सिंध तक न रह गई होती। वो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट किस्म के आदमी। उनका बेटा 27 फरवरी को एक मार्च लेके निकला था, वो जरा रिकैप कर लेना, निकाल लें आपके पास विजुअल। और उस वक्त उसका क्या बयान था कि सभी तहलील करके फ्रेश इलेक्शन में जाया जाए। 8 मार्च को उसने कहा था मैं जब पहुंचूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी और असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, नई इलेक्शन होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने घेर पघार के जब ये साइफर भी और ये सारी साजिश का वो हिस्सा बने। अब उनको ये पता है कि उनको मुफ्त की एक नौकरी मिल गई, के बेटे को ट्रेनिंग मिल रही है। एक कठपुतली, उसको जिस तरह उसको चेयरमैन बनाया गया था उसी तरह उसको वजीर खारजा बना दिया गया है। अब वो जा रहा है गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर रहा है, बाहर सैरें करता फिर रहा है, कभी जाके मिन्नतें करता है मेरे से लेक्चर ले लो। लोग उससे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं कि हमारे से दूर हो। तो वो अब अपनी PR कर रहा है। वो उनका दिल है कि मेरे बेटे की इस वक्त नौकरी मिली है इसको अमेरिकी सरकार ने खुश करने में, उसका थोड़ा तजर्बा भी हो जाएगा, चलो किसी काबिल ही हो जाएगा। दूसरा, वो सिंध की हुकूमत कभी गिराना नहीं चाहते थे। दोनों हाथों से माशाल्लाह जब खजाना लूट रहे हो और यहाँ से बस्तों में पैसे भर के और ईद मनाने दुबई गए और कोई पूछने वाला ना हो, ECL से उनके नाम निकल जाए, केसेस उनके सारे रुक जाएं, सारी FIA का सत्यानाश हो जाए, नैब का बेड़ा गर्क हो जाए, EVM मशीनों वाला भी रिवर्ट हो जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का भी खत्म हो जाए, तो उनका तो हर तरफ से फायदा है। नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, नुकसान मुझे और आपको हो रहा है, नुकसान इदारों का हो रहा है। हम जो तरक्की कर रहे थे, हम जो सामने आगे 10 साल का देख रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, वो रिवर्स में चले गए। हम 50 साल पीछे जा रहे हैं और गड़े में हमें ये फेंकना चाहते हैं। इसलिए ये तो खाने वाले लोग हैं ना, लूट लूट के खाना है, नोच नोच के पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई इन्होंने पेटों में डालनी है, उनको तो मजे आ रहे हैं इस वक्त। दूसरा, पूरी पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बाहर गई भी है, 5 स्टार होटलों में रह के एंजॉय कर रहे हैं। वो जो हमने ऑस्टेरिटी कर करके एक एक आना कमा के संभाला था और मुल्क का जो प्राइमरी सरप्लस में लेके गए थे, आज वो कहते हैं जी जहर खाने के भी पैसे नहीं है। खुदा की कसम मैं अपनी जेब से जहर लेके देती हूँ, आप खाने वाले बने, ये खाएं और हमारी जान छोड़ें ताकि पाकिस्तानियों को ना जहर चाटना पड़े। हम सारे इकट्ठा करके इनको VIP जहर लेके देंगे इस मुसल्लत हुकूमत को, ये खाएं और हमारी जान छोड़ें ताकि पाकिस्तानी अगले 20-40 साल जहर ना पकते रहें, क्योंकि इनका एक एक दिन पाकिस्तान के अरबों रुपए नीचे जा रहे हैं। ये क्या तुर्की फतह करने गया है ये क्राइम मिनिस्टर, वहां जाके जो छनकना सा बैठ जाएगा, इससे क्या करेंगे? किसी काबिल है ये? इसकी तो शक्ल देख के इसको बात नहीं करनी आती है, दिमाग का उसको प्रॉब्लम है। सारे खानदान पहले दिमाग के प्रॉब्लम थे सारों को। वो जो भगोड़ा आदमी बाहर गया है उसकी 90% दिमाग की शरियाने बंद है, इसका भी दिमाग का ट्यूमर था। जिस वक्त असेंबलियों में होते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और जब हुकूमत में आते हैं। अच्छा कंवल, एक लाइटर नोट भी आज आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरी मेरे पास 30 सेकंड है। इतने ये जो अल्फाज आपके पास आते हैं, कई बार बड़े मतलब मज़ाहिया अल्फाज भी बोल देती हैं, ये कहाँ से आते हैं ऑन अ लाइटर नोट? ये दिल से निकलते हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क में अपना खून दिया है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, मेरे बाप ने जाके इस मुल्क के लिए जंगें लड़ी। और इस मिट्टी की ये हमारे यहाँ अपनी एक टर्मिनोलॉजी है जो अपनी आवाम समझती है। ये एक सड़े हुए दिल की क्या कहते हैं अरमान है जो हम जुबान से ही जिहाद कर सकते हैं ना। या तो ये हमारे पे इल्जाम तराशियां तो बहुत हो रही है, बड़े मुसल्लह है, लेकिन हम ये जिहाद जारी रखेंगे इनको एक्सपोज करने का। ठीक है जी कंवल, ठीक है कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर फिजा जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।